अगले आम चुनाव से पहले एक नया मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। ये तय है कि 2024 के आम चुनाव करीब आते आते ये मुद्दा अब और जोर पकड़ेगा। यह है ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का मुद्दा। इसे लेकर पहले से ही कई राजनीतिक दल सक्रिय हैं। आज सुबह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते वक्त ये संकेत दे दिए थे कि जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। कुछ ही देर में रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई और ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग के मुद्दे में नई जान आ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की करीब 13 करोड़ की आबादी में पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कुल तादाद 84.39% है, यानी करीब 85%, जबकि अनारक्षित यानी सामान्य जातियों की आबादी 15.52% है। आने वाले दिनों में इस तरह के जो आंकड़े हैं इसको इसी तरह से पेश किया जाएगा कि जो सामान्य की आबादी है वो 15-16% से ज़्यादा नहीं है बिहार में। और अगर इसका और आगे वर्गीकरण करें, जो आंकड़े आज आए हैं, तो बिहार में पिछड़ी जातियाँ 27.12% हैं जो ओबीसी के अंदर आती हैं, और ओबीसी के ही अंदर आने वाली अति पिछड़ी जातियां 36.01% हैं। इन्हें मिलाकर 64% हुआ। तो ये ओबीसी की आबादी है। लेकिन अनुसूचित जातियों की बात करें तो वो 19.65% हैं। अनुसूचित जनजातियां कम हैं 1.68%। तो जो असली चीज़ रिपोर्ट में सामने आई है वो ओबीसी की आबादी है। इसी रिपोर्ट में बिहार की आबादी का और वर्गीकरण किया गया है। इसके मुताबिक बिहार में मुस्लिम 17.7% हैं बिहार की आबादी में, यादव 14.26%, ब्राह्मण 3.86%, राजपूत 3.45%, मुसहर जो एक तरह से महादलित में आते हैं वो 3%, कुर्मी 2.87%, भूमिहार 2.86%। इसी रिपोर्ट में धार्मिक आधार पर भी बिहार की आबादी को गिना गया है और इसके मुताबिक बिहार में हिंदुओं की आबादी 81.99% है, यानी करीब 82%। मुस्लिमों की आबादी 17.7% है, ईसाई 0.05%, सिख 0.011% और बौद्ध 0.085%, जैन और भी कम 0.0096%। तो ये बिहार की राजनीति में उस तरह से कोई बड़ी भूमिका नहीं निभा पाएंगे। लेकिन जो हिंदू और मुस्लिम की आबादी है और उनके अंदर जो पिछड़ी, अति पिछड़ी आबादियां हैं वो निश्चित रूप से एक बड़ी भूमिका आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में निभाने वाली है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं कोई आज तक किया है बिहार के लिए बढ़िया होगा। और इसके बारे में हम लोग जो उसके हित में कोई भी काम सभी जातियों का ही नेम कर रहे हैं। एक ही बात हम कर रहे हैं, सबके हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। और बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए जाति आधारित नहीं कर, जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया गया। आप कहिएगा वो उचित नहीं है। कल हम सबके सामने जो रिपोर्ट आई है ये प्रेजेंटेशन हो जाएगा और इस बार जो स्थिति है उसके आधार पर जो भी आगे बढ़ाना है काम करना होगा उसके बारे में सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है। आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला है। 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग हैं वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का और जो दौर है आर्थिक न्याय का। जो कमज़ोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। इस रिपोर्ट के बाद अब अन्य राज्यों में भी जाति आधारित गणना की मांग तेज हो सकती है, जो अगले आम चुनाव से पहले पार्टियों के राजनीतिक एजेंडा को बदलने में बड़ी भूमिका निभाएगी। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने इसका साफ संकेत दिया। कर्पूरी ठाकुर और वीपी सिंह के बाद पिछड़ों और अति पिछड़ों के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में
आज नीतीश कुमार उभरे हैं, जिन्होंने कई सौ वर्षों की गुलामी को तोड़ करके जातिगत जनगणना जनता के सामने रखी है। आज साबित हो गया कि वो 63% हैं। उसमें भी इन्होंने पिछड़ों और अति पिछड़ों का बंटवारा किया है, जो रोहिणी कमीशन नहीं कर पाया। हम आज के दिन नीतीश कुमार को सैल्यूट करते हैं और चाहते हैं कि पूरे देश में घूम घूम करके वो जनता को आंदोलित करें, ताकि हर राज्य को जातिगत जनगणना करानी पड़े। और ये अगले चुनाव के लिए एजेंडा भी तय हो गया है। इस मुद्दे पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महादलित नेता जीतन राम मांझी को सुनना भी जरूरी है, जो कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन राजनीति में रहेंगे। उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम है, जो अब एनडीए में शामिल है। लेकिन कल ही वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पटना लौटे हैं। अगर हमसे पूछते हैं तो एक तरह से आप हमारी बात करते हैं। हम तो जाति की बात को करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर्स हैं। डॉक्टर अंबेडकर 1956 में हिंदू धर्म में पैदा हुए थे और कहा कि हम हिंदू धर्म में नहीं मरेंगे, क्योंकि मेरा जन्म होना मेरे बस की बात नहीं थी। क्यों कि ये धर्म में जाति पाति ऊंच नीच की बात की गई है, इसलिए उन्होंने ये किया था। तो हम लोग उनकी बात को मानते हैं, लेकिन हम उनकी बात को मानते हैं, लेकिन एज ए होल की बात क्या है? एज ए होल समाज में यहाँ देखा जाए तो एक जाति नहीं, सैकड़ों जाति में लोग बटे हुए हैं और उसी के आधार पर लोग अपना लाभ ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं। जिसकी आबादी का ज़्यादा है उसको आबादी कम है, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिल। उधर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने जाति जनगणना का श्रेय अपनी ही पार्टी को दे दिया। भारतीय जनता पार्टी बिहार की जिस सरकार में शामिल थी, उसी सरकार ने बिहार में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और आज उसके आंकड़े सार्वजनिक हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों का अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद ही कोई हम टिप्पणी करेंगे। परंतु राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस, उनकी इस जातीय गणना में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि ये उनकी सरकार का निर्णय नहीं था, ये हमारी सरकार का निर्णय था। तो जो भी आंकड़े आज रिलीज हुए हैं, उन सारे आंकड़ों का पार्टी अध्ययन कर रही है और अध्ययन करने के बाद हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अब मंडल बनाम कमंडल की राजनीति के बीच ये आंकड़े क्या गुल खिलाएंगे, देखना दिलचस्प रहेगा। बीजेपी विस्तार से प्रतिक्रिया देने से पहले अभी इन आंकड़ों का अध्ययन करेगी। लेकिन इस मुद्दे की तुरंत एक झलक ग्वालियर में प्रधानमंत्री की रैली में दिख गई, जहां प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो जाति की राजनीति करता रहा है। विकास विरोधी लोगों को देश ने 6 दशक दिए थे। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था? उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। दरअसल 90 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट के जरिए जो सोशल इंजीनियरिंग हुई, उसका जवाब बीजेपी ने कमंडल की राजनीति से भी दिया था। लेकिन विपक्ष ने इसके बाद अब ओबीसी का मुद्दा उठा दिया है। इसके पीछे विपक्ष की दलील है कि देश में ओबीसी की तादाद बहुत ज्यादा है और इसके मुकाबले आरक्षण में उसका हिस्सा बहुत कम। अभी आरक्षण की जो व्यवस्था है वो आपको बताते हैं। उसके तहत ओबीसी को 27% आरक्षण है, अनुसूचित जातियों को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण है और इसके अलावा आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलता है, जिसमें अगड़ी जातियां भी आती हैं। संसद ने 2019 में संविधान में संशोधन कर यह आरक्षण दिया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी। लेकिन ओबीसी से जुड़े संगठनों और नेताओं की लगातार शिकायत रही है कि उन्हें मिलने वाला आरक्षण का लाभ उनकी आबादी के अनुपात के हिसाब से बिल्कुल नहीं। ओबीसी की आबादी का दरअसल तभी पता चल पाएगा जब पूरे देश में जातिगत आधार पर जनगणना की जाएगी, जो आखिरी बार 1931 में की गई थी। 1931 में हुई देश की जनगणना में ओबीसी की जनसंख्या तब 52% पाई गई और तब से अब तक काफ़ी बदलाव हो चुका है। पूरा देश बदल चुका है।
बीते 90 साल के अंतर, लेकिन अभी तक जातिगत आधार पर उसके बाद जनगणना नहीं हुई। वैसे मंडल कमीशन ने भी ओबीसी की आबादी 52% के करीब होने का अनुमान लगाया था। 2011 में जातिगत आधार पर भी जनगणना की गई, लेकिन इसे सरकार ने कहते हुए जारी नहीं किया कि इसमें काफ़ी गड़बड़ियां मिली हैं। 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना में अनुसूचित जाति की आबादी 16.6% थी, अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.6% और ओबीसी का आंकड़ा जारी हुआ ही नहीं था। देश में ओबीसी आबादी का जब कोई पुख्ता आंकड़ा है ही नहीं तो अनुमान अलग अलग लगते हैं। जैसे मंडल का हमने बताया कि मंडल कमीशन के अनुमान के मुताबिक आबादी ओबीसी की 52% है। वहीं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसएसओ के 2006 के सर्वे के मुताबिक ये आबादी उससे कहीं कम 41% है। लेकिन इन आंकड़ों पर पुख्ता तौर पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये आंकड़े तभी ठीक से सामने आ पाएंगे जब देश की जनगणना जाति के आधार पर भी कराई जाएगी, वैज्ञानिक आधार पर जनगणना होगी, वैज्ञानिक तरीके से होगी। अभी तक केंद्र सरकार का जो रुख रहा है जातिगत जनगणना के मामले में, वो उसके पक्ष में नहीं दिखा है। इसी साल अप्रैल में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था और जातिगत जनगणना का विरोध किया था। हलफनामे में कहा गया 2021 की जनगणना में ओबीसी का आंकड़ा शामिल न किया जाए। जातिगत जनगणना से ओबीसी को बाहर रखना सरकार का एक सुविचारित नीतिगत फैसला है। ओबीसी की जनगणना करना प्रशासनिक तौर पर मुश्किल और जटिल है। 2011 की जनगणना में कई गलतियां थीं। ओबीसी पर आंकड़ा जमा करने के लिए जनगणना आदर्श तरीका नहीं है, सरकार ने अपने हलफनामे में कहा और कहा कि इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी ने भी लगातार ये कोशिश की कि वो खुद को ओबीसी का असली हितैषी साबित करती रहे। बीजेपी दलील देती है कि उसकी सरकार में एक ओबीसी ही इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कई मंचों पर कहते रहे हैं कि वो ओबीसी से हैं। यही नहीं, संसद में भी गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को इस मुद्दे पर जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में 85 ओबीसी सांसद हैं, जो 29% बैठता है। सरकार के 29 मंत्री भी ओबीसी वर्ग से हैं। कुल बीजेपी के 1358 विधायकों में से 365 यानी 27% ओबीसी से हैं। और अगर विधान पार्षदों यानी एमएलसी की बात की जाए तो बीजेपी के 163 एमएलसी में से 65 ओबीसी से हैं, जो 40% है। तो निश्चित ही ये आंकड़े ये तो बताते हैं कि ओबीसी को प्रतिनिधित्व देने के मामले में बीजेपी का रिकॉर्ड कई अन्य दलों से कहीं बेहतर है। लेकिन सवाल आम जनता के बीच संसाधनों के उचित बंटवारे का भी है। यही वजह है कि देश के अलग अलग इलाकों से ये आवाज़ तेज हो रही है कि समाज के वंचित वर्गों के बीच संसाधनों का उचित बंटवारा तभी हो पाएगा जब उनसे जुड़ा कोई आधिकारिक आंकड़ा हो, ताकि किसी वर्ग से अन्याय ना हो। यही वजह है कि इस मुद्दे पर सियासी गोलबंदी नए सिरे से तैयार होती दिख रही है। क्षेत्रीय दलों के साथ अब कांग्रेस भी ओबीसी कोटा को नए सिरे से तय करने को तैयार दिख रही है, वो बात कर रही है इसकी। यह आंकड़ा सामने आने के बाद सामाजिक न्याय की राजनीति नए सिरे से तैयार होगी। नया आंकड़ा आएगा तो ये बात सामने आएगी कि आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी कितनी बढ़ी है या कम हुई है। अब बिहार से जाति आधारित जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उन पर विशेषज्ञों की क्या राय है, ये जानना भी जरूरी है। इस मुद्दे पर हमने बात की समाजशास्त्री और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर बद्री नारायण से। इसका जो असर होगा बिहार की राजनीति में होगा और दूसरा केंद्रीय राजनीति नेशनल पॉलिटिक्स में। बिहार की राजनीति में इसका जो असर होगा, पहले एक तरह का जो बहुसंख्यकवाद जो पहले छुपा छुपा रहता था, अब वो बहुत मुखर हो जाएगा, बहुत वोकल हो जाएगा, बहुत एक्सर्टिव हो जाएगा। और उस बहुसंख्यकवाद के फॉलो अप के रूप में रिजर्वेशन को बढ़ाने की डिमांड का प्रेशर वहां की सरकार पर क्रिएट होगा और उस डिमांड के अराउंड पॉलिटिक्स चलेगी। तो उसका जो पॉलिटिकल गेन, जो पार्टी उसको अधिक से अधिक कैपिटलाइज कर पाएगी, उसका फायदा होगा। दूसरा जो है, अब सवाल यह है कि दूसरा इसका जो केंद्रीय राजनीति पर क्या असर, केंद्रीय राजनीति पर इसका असर ये पड़ेगा कि एक तरह से अन्य राज्यों में भी इस तरह की डिमांड शुरू होंगी। दूसरा, बीजेपी को के साथ एक बड़ी कड़ी टसल ओबीसी वोटों के लिए फिर से खड़ी हुई। हालांकि बीजेपी खुद एक ओबीसी लेड पार्टी है, वो ब्राह्मण मणिया पार्टी नहीं रह गई है, ओबीसी लेड पार्टी है जिसमें कि बहुत सारे ओबीसी मंत्री हैं जिनको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और बीजेपी लगातार पिछले 2-3 दशकों से ओबीसी कम्युनिटी
में लीडरशिप कल्टीवेट करना, ओबीसी कम्युनिटी को अपने में जोड़ना, स्पेशली जो नॉन डोमिनेंट ओबीसी कास्ट है उनके काउंटर में जो अदर ओबीसी कास्ट है उनका एक बड़ा कोहेसिव अलायंस उसने हर राज्य में बना रखा है। बिहार में वो कमजोर है और राज्यों में बहुत मजबूत, तो वो उसके कारण वो इनके जो एग्रेसिव कास्ट आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन की राजनीति है जो कास्ट सेंसस से पैदा होती है, मजबूत होती है, उसको वो रोकेगी या रिस्ट्रेन करेगी। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी मानते हैं कि बिहार से आए ये ताजा आंकड़े आने वाले दिनों की राजनीति को मथने वाले हैं। तो बांटने के पेटेंटिंग केवल प्रधानमंत्री के पास या भाजपा के पास थोड़े है कि आप धर्म के आधार पर बांट दीजिएगा, तो हाँ ये लोग जात के आधार पर नहीं बांटेगा। आप भी धर्म के आधार पर बांट रहे हैं पूरे देश को, सबका साथ सबका विकास तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है? वही तो मैं कहा कि बजरंगबली कहाँ से आ गए, विकास की बात होती, मंदिर की कहाँ से बात आ जाती है, काशी की बात कहाँ से आ जाती है, मथुरा की बात कहाँ से आती है? केवल बेरोजगारी की बात होती, महंगाई की बात होती, विकास की बात होती। तो ये लोग भी अपना देखिए, दोनों तरफ से केवल पॉलिटिकल जो है मुद्दे, ये महाभारत की तैयारी चल रही है। जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोले, उन्होंने कहा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, सारी पार्टियां करें। अब तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारी सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी तो हम करेंगे, राहुल गांधी का है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। क्यों नहीं? आप वो तो दिखा दिया। आप बिहार में देखिए, बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें 13 अपर कास्ट के हैं, राज्यसभा के 16 जाते हैं यहाँ से, इसमें 8 अपर कास्ट के हैं। ये क्या है? आप हैं 10%, आप जोड़ लीजिए ना, कितना है अपर कास्ट के लोग बिहार में, कितना है आप जोड़िए, 10% है। तो यहाँ पर देखिए कि 32% माई हो गया, 3% के आसपास कुर्मी नीतीश कुमार का हो गया, 32, 3, 35, 36% जो ईबीसी है, जो लालू प्रसाद यादव का जिन था 95 में,